Students, today we are going to start class 8, chapter number 18, Revolutionary Movement of India. पेज नंबर 176 से स्टार्टअप है. देखते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और किसके द्वारा हुई है ना. देखते हैं. यहाँ लिखा हुआ है विद द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया ब्रिटिश इन इंडिया देयर वॉज एन इंक्रीज इन ऑपरेशन ऑफ द इंडियंस. Indians adopted various ways to express their discontent. Initially, they follow a moderate policy, but later turned into a extremism. तो इसका मतलब ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इंडिया में टोटली कैप्चर अपना एम्पायर कर रही थी, अपना एम्पायर बना रही थी, वैसे वैसे इंडियंस में विरोध की भावना बढ़ने लगी थी. तो इंडियंस ने उस समय डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके उजागर किए इन सब का विरोध करने के लिए. सबसे पहले विरोध में पहले वो उदारवादी थे. उदारवादी मतलब मॉडरेट जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत काम थे, बहुत शांति तरीके से अपना आंदोलन करते थे. उसके बाद वो जस्ट एक्सट्रीमिज्म हो गए, मतलब उदारवादी का जस्ट अपोजिट, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए. तो नेक्स्ट पे लिखा हुआ है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज. यहाँ पे लिखा हुआ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन इनजस्टिस and to end of oppression of masses. Freedom is the birthright of every individual and he has to tolerate hardship to achieve it. Next reason for the rise of revolutionary movement. Revolutionary movement क्यों स्टार्टअप हुआ उसके बारे में लिखा है. The revolutionary movement was not sparked off by a single factor but several factors contributed to its rise. इसका मतलब ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और उन्हीं के कुछ रीजंस हैं यहाँ पे. फर्स्ट पे है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जिसको बोल सकते हैं, वो एक कॉमन पॉलिसीज नहीं थी सबके लिए. उसके बारे में लिखा है एट द एंड ऑफ 19th century and the early years of 20th century witnessed several famines and epidemics. The apathy shows by the British government on such occasions and added fuel to fire of resentment among the Indians. 19th century के लास्ट में और 20th century के स्टार्टिंग में इंडिया में कई बार अकाल और पेंडेमिक, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक हुआ था उस समय 20th century के स्टार्टअप में भी कुछ ऐसे पेंडेमिक आए थे. कुछ अकाल पड़ा, कुछ महामारी आई. ऐसे समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज इंडियंस में था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए कुछ ऐसे काम नहीं किए जिसके कारण ये असंतोष या बोलना चाहिए एग्रेशन बढ़ता गया. सेकेंड पॉइंट है लॉर्ड कर्जन पॉलिसी. द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन इंक्रीज रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस. The Senate system established after Indian University Act 1904 added to the resentment in educated Indians. The Government Confidential Ordinance and Calcutta Corporation Ordinance was contributed more resentment in the masses. तो लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी वो भी एक कारण था एग्रेशन का इंडियंस में. देन उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी का एक्ट था जो 1904 में बना था, वो जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उसके लिए भी एक कारण था. देन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल ऑर्डिनेंस की नीतियां थी, पॉलिसीज थी, या कैलकाटा कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस की जो पॉलिसीज थी उसके कारण भी रिसेंटमेंट मतलब असंतोष था लोगों में, ये भी एक कारण था. नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 पे. The most atrocious decision taken by Lord Curzon was to divide Bengal into two parts. This event angered the whole nation and it created a sense of devotion and sacrifice among the young Indians. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत बेकार टाइप का डिसीजन लिया था कि बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने. इससे पूरे नेशन में एग्रेशन हो गया, पूरा नेशन पूरे भारतवासी गुस्सा हो गए और उन्होंने मतलब भारतीय युवकों में त्याग और बलिदान की भावना स्टार्टअप हो चुकी थी, मतलब कि पैट्रियोटिज्म में जाग गया था. नेक्स्ट है
international events. Many countries of the world went through revolutions at the end of 19th century and faced again freedom gathered speed. The independence movement of America, France, Italy, Germany and Ireland had inspiring effects, and these movements and their effects inspired Indian revolutionaries also. In 1905, the Japanese win over Russia instilled sense of a new awakening among the Indians. तो इसका मतलब यह है कि 19वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में बहुत सारे देशों में कई टाइप की रेवोल्यूशनरीज हुई, मतलब आंदोलन हुए। और जिन देशों में आंदोलन हुए उनका कारण क्या था कि उनको फ्रीडम्स चाहिए थी, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, इन सब जगहों में रेवोल्यूशन हुए, आंदोलन हुए। और इसमें जो इंडियन रेवोल्यूशनर थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, इन सब देशों को देख के, इनके बारे में सुन के इनके लिए वो प्रेरणा जागी, वो इंस्पायर हुए। देन उसके बाद ये लिखा हुआ है कि 1905 में जापान ने रूस को हरा के, एशियन कंट्रीज थी तो नॉलेज और ये सब बातें तो उन तक पहुंची जाती थी। तो इंडियन क्रांतिकारियों में बात पहुंच गई कि जापानीज ने रूस को, रशिया को हरा दिया, और उसमें इंडियंस के मन पे एक सेंस और एक अवेयरनेस जाग गई कि नहीं भाई, अभी आंदोलन करना है इंडिया की फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट पार्ट है प्रोग्राम्स ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। Initially, the revolutionaries were unable to chalk out their plans and programs, but later on the outlay of programs came into existence. तो स्टार्टिंग में जो क्रांतिकारी थी वो अपनी प्लानिंग, अपने प्रोग्राम्स प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्राम और प्लानिंग करना स्टार्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स टू क्रिएट फ्लैटर्ड अगेंस्ट स्लेवरी अमंग एजुकेटेड इंडियंस। इसका मतलब ये है जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उनके मन में जो दास्ता होती है, दास्ता को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी के घर पे कोई काम करता है ना तो वो उसका नौकर हो जाता है। मतलब नौकर प्रथा को जड़ से उखाड़ने या नौकर नहीं बनने के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स प्रिंट आउट करवाते थे और शिक्षित इंडियंस को बांटते थे। टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस, मतलब भारतीयों में पैट्रियोटिज्म या राष्ट्र प्रेम, मतलब आपकी कंट्री से प्रेम करने की भावना को जागृत करते थे। टू इंगेज यूथ इन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टू प्रोपोगेट स्वदेशी एंड टू ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस। तो युवाओं को, जो यंगस्टर थे, उनको फॉरेन चीज़ें, मतलब विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना, और जो इंडियंस चीज़ हैं उनको प्रचार करो, उनको यूज़ करने के लिए, और जुलूसों में शामिल होने के लिए, जो जुलूस जो होते हैं ना, गैदरिंग, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेरित करते थे। देन टू गिव्स आर्म ट्रेनिंग टू द यूथ इन स्मॉल ग्रुप्स, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाता था और उसमें यंगस्टर को प्रेरित किया जाता था कि कैसे आर्म्स या शस्त्रों का प्रयोग करना। टू मेक बॉम्ब्स एंड आर्म्स एंड कलेक्ट एंड परचेस आर्म्स फ्रॉम अब्रॉड, देश में बम और आर्म्स या शस्त्रों का निर्माण करते थे और विदेश से हथियार खरीद कर ये लोग इकट्ठा करते थे। तो ये प्लानिंग्स थी इनकी। द नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन प्रोमिनेंट लीडर्स। इसका मतलब ये क्रांतिकारी आंदोलन कैसे बढ़ा और उनके प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे ये देखते हैं। तो फर्स्ट पे है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र वॉज अ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी। वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रनाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर वे आर द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी हियर। बोल रहे हैं महाराष्ट्र जो देश का जो स्टेट था वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का केंद्र था, सेंटर था। इसमें कई क्रांतिकारी जैसे वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रनाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी निकल के आए थे उस समय के। वासुदेव फड़के वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल ही ऑक्यूपाइड धमरी, बाल्टे, पापसे विलेजेस इन 1879। जो वासुदेव फाड़के थे वो लीडर थे इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के, और उनकी मदद, वो और कुछ लोगों की मदद से उन्होंने कई विलेज में कब्जा किया, ऑक्यूपाई किया 1879 में, जिन विलेज का नाम था धमरी, बाल्टे एंड पाल्पसे।
लेटर बाद में वो अरेस्ट हुए और उनको सेलुलर जेल भेज दिया गया जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में थी। 1893 में गणपति उत्सव सेलिब्रेट हुआ और 1895 में शिवाजी उत्सव भी इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया। और इस उत्सव का जो मेन कारण था कि लोगों में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना जागे, है ना। देन इन 1897 दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर मर्डर्ड एन इंग्लिश ऑफिसर रैंड हेड ऑफ प्लेग कमिटी एंड लेफ्टिनेंट आर्महिस्ट्रेट इन पुणे। तो 1897 में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने एक इंग्लिश ऑफिसर मतलब इंग्लिश का एक ऑफिसर था, ब्रिटिश का ऑफिसर था जिनका नेम था रैंड, जो हेड थे प्लेग कमेटी के और लेफ्टिनेंट थे आर्मी के, पुणे में उनका मर्डर कर दिया गया। तो चापेकर ब्रदर को जेल हुई और सेंटेंस टू डेथ मतलब उनको फांसी की सजा हो गई। 1909 जैक्सन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक वॉज किल्ड, 3 persons were sentenced to death and 27 persons were given long rigorous imprisonment in the case। 1909 में एक जैक्सन नाम के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, उनको मार दिया गया। इसमें 3 लोगों को जेल हुई और 27 पर्सन को आजीवन कारावास हो गया, पूरी लाइफ जेल में हो गई। नेक्स्ट स्टेट के बारे में लिखा है बंगाल। बंगाल में लिखा है बारिंदा घोष, खुदीराम बोस, प्रोफुला चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास वॉज द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी इन बंगाल। तो बंगाल के बारे में लिखा हुआ है कि बारिंदा घोष, खुदीराम बोस, प्रोफुला चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमेंद्र दास ये इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे बंगाल के। पी मित्रा थे, उन्होंने एक अनुशीलन कमेटी फाउंड की थी बंगाल में। इस कमेटी का जो मेन एम था वो ये था कि कल्टीवेट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस अमंग टू द यूथ। इसका मतलब ये है कि इस कमेटी का जो मेन मकसद ये था कि युवाओं में, यंगस्टर में फिजिकल मतलब शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था, है ना। इसके बाद ये लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन गॉट सपोर्ट फ्रॉम अरबिंदो घोष एंड डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार। एंटी ब्रिटिश न्यूज वॉज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर युगांतर एंड संध्या। In 1908, Khudiram Bose and Prafula Chaki threw a bomb on the carriage of a defamed Judge Kingsford, thinking that the judge was in it, but their information was not correct. Actually, 2 British women were killed in this accident. Soon after, Chaki shot himself dead, and Khudiram Bose was arrested, tried and hanged to death. After this incident, a house in Calcutta, the Maniktula Garden House, which was used by revolutionary to make bomb to get training in shooting, was raided. 34 revolutionary, including Arbindo Ghosh and brother Barindra Kumar Ghosh, was arrested. The government lawyer and deputy police superintendent were killed during the ongoing trial. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और केशव बलिराम हेगड़ेवार का भी समर्थन था, मतलब इन्हीं के नॉलेज में ये संस्था बनाई गई थी। देन इसके बाद लिखा हुआ है युगांतर और संध्या नाम के जो न्यूज़पेपर छपते थे उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें लिखी जाती थी, वो सब प्रचार किया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ। देन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बैलगाड़ी या बग्घी बोल सकते हैं ना, जो जिसमें घोड़ा चलता है, टांगा, राइट, पहले अंग्रेज टांगा यूज़ करते थे। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक टांगा पे यह समझ के बम फेंका कि मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन उनका अंदाज़ा बहुत ज़्यादा गलत निकला। इसमें 2 अंग्रेज महिलाएं, 2 ब्रिटिश वुमेन्स मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। देन उसके बाद जो अवैध हथियार या अवैध बम की तलाश में मानिकटोला एक गार्डन था कलकत्ता में, उसकी तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष, उसके साथ साथ 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
देन मुकदमे के दौरान सरकारी वकील जो एडवोकेट थे वो और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की डेथ हो गई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है पंजाब के बारे में। पंजाब हैड अ रेवोल्यूशनरी लाइक लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अंबा प्रसाद पंजाब के रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे। द एजुकेटेड क्लास इन पंजाब वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ रेवोल्यूशनरी। जो पंजाब के पढ़े लिखे लोग थे वो भी इनके विचारों से, इन क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज़्यादा अवेयर थे, इन्फ्लुएंस थे। अंडर द जॉइंट लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, अजीत सिंह एंड लाला हरदयाल अ मूवमेंट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स वॉज स्टार्टेड। ओके, मतलब लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और लाला हरदयाल के साथ साथ इनकी लीडरशिप के थ्रू एक फार्मर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। The British government deported Lala Rajpat Rai and Ajit Singh. The Kuka movement was started against British in Punjab. तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश से निकालने या देश से बाहर होने की सज़ा हो गई थी, है ना। अब कुका मूवमेंट भी चलाया गया था ब्रिटिश के खिलाफ पंजाब में। तो सेम पेज पे नेक्स्ट पार्ट है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड, मतलब विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई देखते हैं। इंडियन रेवोल्यूशनरी वेयर एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्यामजी वर्मा एस्टैब्लिश इंडिया हाउस इन लंडन इन 1905। दिस वॉज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी हेयर। मतलब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि इंडियंस रेवोल्यूशनरी जो इंडियंस के क्रांतिकारी थे वो नॉट इवन इंडिया बल्कि अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने पार्ट लिया। सबसे पहले श्यामजी वर्मा जो थे उन्होंने लंदन पे 1905 पे एक इंडिया हाउस की स्थापना की। दिस वॉज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एयर, ये क्रांतिकारियों का एक सेंटर था लंदन पे। Then श्यामजी ऑल्सो स्टार्टेड सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन एंड स्टार्टेड स्कॉलरशिप। तो श्यामजी ने एक सोशियोलॉजिस्ट मैगजीन, मतलब मैगजीन प्रिंट की, सामाजिक जिसमें अवेयरनेस थी पैट्रियोटिज्म से इंडियंस में, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। विनायक दामोदर सावरकर, बीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, बीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा एंड लाला हरदयाल ये एक्टिव मेंबर थे इस सोसाइटी के, है ना। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी मदन लाल ढींगरा इन 1909 किल्ड कर्जन वैली द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनमें से एक मेंबर थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। उन्होंने 1909 में कर्जन वैली नाम के एक व्यक्ति को किल किया जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे ब्रिटिशर्स के। एंड ढींगरा को फांसी दे दी गई और विनायक दामोदर सावरकर को सेलुलर जेल भेज दिया गया जो अभी अंडमान आइलैंड में है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 171 पे, तो 1938 द गदर पार्टी वॉज फॉर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लाला हरदयाल वॉज द की एक्टिविस्ट ऑफ दिस पार्टी। The Gadar magazine was published with focus on the atrocities and open exploitation by the British government in India. The object of the Gadar party was help local revolutionaries to revolt against the British. Ras Bihari Bose, Vishnu Ganesh Pingle, Sachindra Sanyal and Kartar Singh made a plan of revolt in India on 21st February 1915. However, the police came to know about the plan and all the leaders were taken into custody and thus the Gadar movement was suppressed. As the First World War began, Lala Hardayal and his comrades went to Germany. In 1907, at Stuttgart in Germany, Madame Kama was the first to unfurl the Indian flag with the dream of Indian independence in the International Socialist Conference. With the help of German Foreign Office, Birendra Nath Chattopadhyay, Bhupendra Dutt and Lala Hardayal founded Independence Committee which was known as German Scheme in 1915. The bravery and patriotic feelings roused by the revolutionaries inspired the youth to embrace struggle for Swaraj. During 1908 to 1918, most of the revolutionaries had laid down their lives or were jailed. By the end of First World War, revolutionary activities
were on the wane for the time being. The revolutionaries did not succeed in the mission, but the patriotism and self-sacrifice became the source of inspiration for the masses. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, गदर पार्टी बनाई गई। लाला हरदयाल जो थे वो इस पार्टी के चीफ थे। देन गदर नामक एक मैगज़ीन, गदर नाम की एक मैगज़ीन का भी प्रकाशन हुआ, एक मैगज़ीन छापी गई जिसका नाम था गदर। देन जिसमें अंग्रेज़ों जो अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे इंडियंस के साथ, उसमें ये सब इसका मतलब विरोध किया जाता था इस मैगज़ीन में। इस मैगज़ीन में सब कुछ लिखा गया था। ये गदर पार्टी का जो मेन एम था वो था कि रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारियों की हेल्प करके और इंडियंस क्रांतिकारियों की हेल्प करके जो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, इंडियंस का जो शोषण करते थे ब्रिटिशर्स, उनका विद्रोह करना था। इस मैगजीन्स में ऐसा लिखा जाता था। देन रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, शनीश चंद्रनाथ सान्याल, करतार सिंह, इन्होंने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह करने की योजना बनाई थी। कुछ प्लान किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि प्लानिंग करने से पहले ही पुलिस को इसकी सूचना लग गई थी और सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी प्रकार गदर जो आंदोलन था इसको दबा दिया गया। देन वर्ल्ड वॉर चालू होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में इंटरनेशनल सम्मेलन हो रहा था जिसमें सबसे पहले मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जर्मनी में फहराया था। 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त और हरदयाल के कॉमरेड में इनके नेतृत्व में जर्मनी में फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी, इसे जियरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जियरमैन। तो 1908 से 1918 के बीच में बहुत सारे क्रांतिकारी ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे या जेलों में कैद कर लिए गए थे। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ गतिविधियां, कुछ इनके रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट कम हो गए थे। लेकिन क्रांतिकारी के जो एम थे, जो उनका जो उद्देश्य था इंडिया में फ्रीडम लाना, वो पूरा नहीं हुआ था, है ना। इसीलिए वो आगे जाके जनता के प्रेरणा स्रोत बने या काम जनता के माइंड पे उन्होंने एक छाप छोड़ दी कि पैट्रियोटिज्म सबके माइंड पे होना चाहिए। देन सेम पेज पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज देखना है। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी केम टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम आफ्टर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी। इन दिस पीरियड गांधी जी इमर्ज एज अ लीडर। The taking back of the non-violence movement abruptly and the oppressive policy of British government compelled revolutionary to emerge again. The Jallianwala Bagh massacre hurt the entire country and revolutionaries were waiting for revenge. They were firm that peaceful talks was not a way to achieve freedom. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लाहौर में जो षड्यंत्र हुआ था, लाहौर में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बाद कुछ समय के लिए क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज़ रुक गई थी। इसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी आए, है ना। तो नॉन वायलेंस मूवमेंट को एक वापस लिए जाने से, मूवमेंट वापस लेने जाने से जो क्रांतिकारी थे वो वापस से गुस्सा हुए और वापस से वो उभर के आए। इसके बाद जलियांवाला बाग जो मैस्केर हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इससे पूरा देश इससे आहत हुआ, पूरा देश इससे गुस्सा हुआ और इसका बदला लेने के लिए वो लोग प्रयास करने लगे या कोशिश करने लगे। और वो ये समझ गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको स्वतंत्रता या फ्रीडम प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 172 पे प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुख्य क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी सॉ मैनी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड भगत सिंह, यशपाल एंड छाबी दास फाउंडेड अ यूथ सभा। जो सेकेंड फेज में रेवोल्यूशनरी से स्टार्ट हुई,
दूसरे टर्न पे तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, जिसमें भगत सिंह, यशपाल और छाबी दास ने यूथ सभा फाउंड किया। अदर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन केम अप ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1928। ओके, वो बोल रहे हैं इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी आए, जैसे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इस पीरियड में वापस से आए। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन दत्त, सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने एक साथ मिलके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। और इनके जो मेन एम थे वो थे टू सीज गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड बैंक रॉब फॉर द पर्पस ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब इस मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, तो उनका जो एम बन गया था कि जो सरकारी ख़जाना है या बैंक्स हैं इनमें चोरी किया जाए ताकि उनका रेवोल्यूशन अच्छे से चल सके। देन टू डेवलप कोऑर्डिनेशन विद रेवोल्यूशनरीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर एंड्स। मतलब जो उनका क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भारत के हर कोने तक चले जाएं ताकि लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म की भावना जाग जाए और वो अपने गोल्स में कामयाब हो जाएं। Then prominent revolutionaries and the north and their activities, same page number 172 पे है। Money was must to run revolutionary movement. A group of revolutionaries were successful in robbing the government cash at the Kakori railway station on 9 August 1925 on the Saharanpur Lucknow line. ओके, किसी भी आंदोलन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए रेवोल्यूशनरीज ने, क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल चोरी की जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट का कैश लूटा काकोरी रेलवे स्टेशन पे 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन में। अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी वेयर अरेस्टेड इन दिस इंसिडेंट एंड वेयर ट्राइड द काकाकरी कॉन्स्पिरेसी केस। अब इस केस में जब ये केस हो गया, इसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज अरेस्ट किए गए जिन्होंने इस केस में चोरी करने की कोशिश की थी या जो उसमें इन्वॉल्व थे। 4 of them, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी वर सेंटेंस टू डेथ। इसमें से 4 लोग जो पकड़े गए थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, इनको फांसी दे दी गई। अदर 17, बाकी के बचे 17 को आजीवन कैद कर दिया गया या उनको जेल भेज दिया गया। 1928 में पॉपुलर लीडर पंजाब के जो बहुत पॉपुलर लीडर थे लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू लाठी चार्ज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लाहौर। इन 1928 में पंजाब के बहुत ही इमर्जिंग लीडर थे लाला लाजपत राय, उनकी मौत हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाठी चार्ज हुआ था लाहौर में। द रेवोल्यूशनरीज थॉट इट इज़ द राइट टू एवेंज द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर। और क्रांतिकारियों ने सोचा कि ये बहुत सही टाइम है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का। देन 1928 में द पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स वेयर असैसिनेटेड। इन 1929 द रेवोल्यूशनरी थ्रू 2 बम्स एट द लेजिस्लेटिव एट द असेंबली इन कैलकाटा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1928 में एक पुलिस ऑफिसर सैंडर्स थी, उनकी हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। और 1929 पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि कलकत्ता में थी, वहाँ पे 2 बम फेंके गए। दिस वॉज डन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू रिप्रेसिव लॉस एंड द अरेस्ट ऑफ 31 लेबर लीडर्स। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु were tried for this conspiracy. Whatever statement revolutionaries gave in the court were published in the newspaper next day. Thus the proceeding became known as they reached every part of the country with great speed and were a source of inspiration for the revolutionaries. तो यहाँ पे ये लिखा है जो सरकार ने नए कानून बनाए थे उसके विरोध में 1929 में 31 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी की गई और इनका बदला लेने के लिए यह कार्य किया गया था। कौन सा कार्य? जो 2 बम फेंके गए थे असेंबली में कलकत्ता में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी क्रांतिकारी इस क्राइम में शामिल थे, तो उन पे
मुकदमा चला। क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते वह अगले दिन अखबारों में छप जाते। जो भी वो बयान देते कोर्ट में वह न्यूज़पेपर मैगजीन में छप जाते और पूरे देश में उनका प्रचार हो जाता। देश भर में लोगों के विरोध के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छा गई थी। जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में भूख हड़ताल हुई और भूख हड़ताल के 64वें दिन मतलब 64 डे क्रांतिकारी जीतन दास की भी मौत हो गई। इससे सारे देश को आघात पहुंचा। देन इसके बाद जो लिखा हुआ है, देन इसके बाद सेम पेज पे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भाभरा गांव के निवासी थे ना। कहाँ रहते थे? अलीराजपुर, डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर के भाभरा गांव में। वो 14 वर्ष की एज में वो रेवोल्यूशनरी आंदोलनों से जुड़ गए थे, क्रांतिकारी बन गए थे। गिरफ्तार जब वो हुए तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। काकोरी कांड, सैंडर्स को जो मारने में, असेंबली पे बम जो फेंका गया था, इनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आखिरी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने जब इनको घेर लिया था तो उन्होंने अपनी अंतिम गोली से खुद शहीद हो गए थे। ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव तीनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले से थे। देन ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और एक अंग्रेज अफसर हैक्सेट की हत्या कर दी गई थी। 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में भी फांसी दी गई थी। पंजाब में हरिकिशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। 1930 में 3 जवान विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार दिया, पुलिस अधीक्षक को मार दिया था। देन इसके बाद बंगाल के बारे में लिखा हुआ है। तो सेकंड फेज़ में जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, सेकंड फेज़ में गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन, सूर्यसेन, ये सब मेन क्रांतिकारी थे। सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव आर्म्स डिपो, मतलब जहाँ पे शस्त्र रखते थे, 1930 में चटगांव पे धावा बोल दिया इन्होंने। और जो आपके क्या नाम था इनका, सूरसेन जो थे उनको प्रांतीय कार्यकारी सरकार का अध्यक्ष बना दिया गया था, मतलब प्रेसिडेंट बना दिया गया था प्रोविंशनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का। देन अंग्रेज़ों से जब युद्ध हो रहा था या मुठभेड़ हो रही थी तो 11 जो क्रांतिकारी थे वो उसमें शहीद हुए। सूरसेन को फांसी की सज़ा हुई। महिला क्रांतिकारी प्रीति लता ने अंग्रेज़ों के क्लब में गोलियां चला दी और लास्ट में खुद जहर खाकर शहीद हो गई। 1931 में कोमिल्ला को दी 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब 1931 में कोमिल्ला एक जगह थी, उनकी 2 स्कूल की लड़कियां थी, उन्होंने लड़कियां थी शांति घोष और सुनीता चौधरी, उसने कलेक्टर को गोली मारकर उसको मर्डर कर दिया गया था। सेम पेज पे सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, पेज नंबर 174। यहाँ पे लिखा है द पीरियड बिटवीन 1942 टू 1945 reverberated with the sound of India freedom beyond Madhya Desh, and the hero of this movement was Subhash Chandra Bose. Despite the opposition of Gandhiji in 1939, Bose was elected the president of Congress. Later he left Congress and found forward bloc and began to propagate the feeling of revolution. He secretly left India and went to Berlin and then to Japan. In the meantime, the initiative of Rash Bihari Bose, Captain Mohan Singh formed the Azad Hind Fauj. Subhash Chandra Bose instilled new energy into Azad Hind Fauj and became the famous by the name of Netaji. In the capacity of leader of Azad Hind Fauj, he formed temporary Indian government in Singapore on 23rd October and took vow to shed last drop of blood for the freedom of country. In 1944, Azad Hind Fauj was successful in moving up to eastern border in India. 1944, he hoisted Indian flag in Kohima and then seized Imphal, but due to paucity of ration and excessive rain, he had to retreat from there. Netaji gave slogan, "Give me blood, then I will give you freedom." इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि 1942 से 1945 के बीच में जो सेंटर ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं,
इसमें इंडियन फ्रीडम की बहुत ज़्यादा गूंज सुनाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। और इस आंदोलन के जो नायक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। वो स्टार्टिंग में कांग्रेस के मेंबर्स थे, कांग्रेस दल के। 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद, मतलब गांधी जी ने विरोध किया था कि इनको अध्यक्ष ना बनाया जाए, इनको मेंबर्स ही रहना दिया जाए, लेकिन उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में वो कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की और क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने लगे। गुप्त रूप से वो भारत छोड़कर बर्लिन चले गए और वहाँ से वो जापान पहुँच गए। इस बीच रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिशर्स के उन भारतीय सैनिकों के जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना में नई जान फूंकी और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। देन 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई तथा देश को फ्रीडम स्वतंत्र करने के लिए खून की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली गई। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत की ईस्टर्न बॉर्डर मतलब पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही। 1944 में कोहिमा में भारत का झंडा फहराया गया। इसके बाद इम्फाल को घेर लिया गया। इम्फाल आपको पता है ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिरता था और राशन की कमी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। नेताजी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी इज़ ऑल्सो नोन एज सुभाष चंद्र बोस। देन 1944 में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमज़ोर हो गई, इसीलिए आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लगी। सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से वापस आ रहे थे और 1945 में एरोप्लेन में एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उनकी मृत्यु विवाद में है कि वो कैसे ख़त्म हो गए। देन आज़ाद हिंद फौज के जो सेनापति थे, मतलब जो चीफ थे, उनका नाम था आज़ाद हिंद फौज के सेनापति को आप इंग्लिश में कर्नल बोल सकते हो ना, तो उनका नाम था कर्नल शहनवाज खां, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह। उन पे राजद्रोह का एक क्राइम लगा दिया गया कि वो राजद्रोह किए थे उन्होंने, है ना, मतलब देश के खिलाफ जो भी गलत एक्टिविटीज़ राजद्रोह कहलाता है। परंतु लेकिन कंडीशंस लोगों के विरोध के कारण उनको सज़ा नहीं मिली। इंडियन हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलनों का एक अलग ही जगह है ना। लोगों तक जब ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ पहुंची तो लोग भी, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति की भावना जागी और लोगों के द्वारा और क्रांतिकारी के द्वारा इंडिया में फ्रीडम इंडिया को मिले। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ सोशल स्टडी। अप टू नाउ इतने ही आपको पढ़ना है ना। मैं इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब PDF फॉर्म पे डालूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।